अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। संगीन गद्दारी के सबूत मिल गए। साबिक आईएसआई चीफ फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई शुरू। चार्जशीट कर दिया गया। तर्जुमान पाक फौज ने फैज हमीद पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफादात को नुकसान पहुंचाने और सरकारी वसाइल के इस्तेमाल के इल्ज़ामात की तस्दीक कर दी। फैज हमीद की 12 अगस्त को गिरफ्तारी के बाद ISPR ने साबिक इंटेलिजेंस चीफ से मुतल्लिक बड़े अहम इंकशाफात कर दिए। फैज हमीद के 9 मई वाक़यात में मुलव्विस होने के भी सबूत मिल गए। सियासी रवाबित की तस्दीक। फैज हमीद के बाद बानी PTI को मिलिट्री तहवील में लेने के इम्कानात भी बढ़ गए हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, साबिक DG ISI को क्या सजा सुनाई जा सकती है और इसके अलावा इस्लामाबाद चढ़ाई करने वालों को माफ नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ ने PTI के साथ सख्ती से निपटने का ऐलान कर दिया। सिविल नाफरमानी की कॉल मुल्क दुश्मनी करार। दूसरी तरफ बानी PTI का एक बार फिर 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की सुप्रीम कोर्ट से जुडिशियल इंक्वायरी और CCTV फुटेज सामने लाने का मुतालबा। ओवरसीज पाकिस्तानियों से रुकूम वतन ना भेजने की भी अपील कर दी। सिविल नाफरमानी तहरीक की नाकामी PTI के लिए क्या बड़ी मुसीबत ला सकती है। और इसके अलावा आईनी बेंच ने 9 मई के जुडिशियल इंक्वायरी की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। अभी सिर्फ रजिस्ट्रार की हद तक एतराज़ात खत्म कर रहे हैं। मेरिट पर केस नहीं सुना गया। उठाए गए एतराज़ात पर अदालत को मुतमईन करना होगा। दौरान समाअत आज कुछ अहम रिमार्क्स दिए गए। इस वक्त आज की सबसे बड़ी खबर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर चार्ज शीट जो है वो दायर कर दी गई है 2 केसेस के हवाले से, जिसमें सियासत में मुलव्विस और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के हवाले से ये चार्जशीट की गई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इमरान खान के वकील फैसल चौधरी। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल। फैसल, कैन यू हियर मी? जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि फैसल से इस पर बात करें। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, साबिक सरबरा ISI फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल का फाइनल राउंड जो है वो शुरू हो चुका है। इनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट जो है वो दायर कर दी गई है। मुतवक्को यही था कि इसी दौरान जो है वो ये कोई बड़ा अहम फैसला जो है वो आ सकता है फैज हमीद के केस के हवाले से, और इसको लिंक भी किया जा रहा है कि इसके बाद शायद PTI और इमरान खान की मुश्किलात में भी इजाफा हो जाए, क्योंकि इसके ताने बाने और इसका जो एक गठजोड़ है वो हुकूमत बार बार इस पे सवाल उठाती रही है कि वो फैज हमीद के साथ मिलता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि फैसल चौधरी से बात करें ताकि वो हमें बता सकें। जी फैसल, आप हमारे साथ हैं? कैन यू हियर मी? जी मैं बिल्कुल आपको सुन रहा हूँ। जी फैसल, ये बताइएगा, बड़ी खबर आई है आज और मुतवक्को भी था कि फैज हमीद के हवाले से जो है वो कोई ना कोई खबर आ सकती है उनके केस के हवाले से, और अब जो है वो चार्जशीट सामने आई है। 2 चीज़ों पर है ये, सियासत में मुलव्विस होने और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के हवाले से। आप एज अ वकील, मुतवक्को तो था लेकिन एज अ वकील आप इसको किस तरह से देख रहे हैं और कितनी मुश्किल में हो सकते हैं फैज हमीद? देखिए, जनरल फैज हमीद तो फॉर इंटरनल इशू है और ये सब तो वहाँ पे जो भी कार्रवाई लॉस के तहत उनके खिलाफ होनी है, और जो चार्जशीट अभी आई है उसमें जो उनके इख्तियारात से इस्तेमाल है, जो टॉप सिटी हाउसिंग का जो इशू है उसमें उसकी हद तक उन पे चार्ज फ्रेम किया गया है। बाकी जो 9 मई और या बाकी वाकयात के ऊपर तफ्तीश का अभी ये दिया गया कि उनमें भी तफ्तीश हो रही है या तफ्तीश की जाएगी। तो अभी उन मामलात में जब तक चार्ज फ्रेम नहीं होता, चार्ज सामने नहीं आता, तो उस पे बात करना जो है प्रिजम्पशन होगा। अभी को हतमी तौर पे तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो उनके खिलाफ इल्जामात थे एक हाउसिंग सोसाइटी से वहाँ पे अपने इख्तियारात के इस्तेमाल करते हुए, उनके खिलाफ उस हद तक तो चार्जशीट जो है तक तो वो लग गए हैं। ऑब्वियसली ये जो मिलिट्री का होते हैं, ट्रायल्स होते हैं, ये इसमें क्योंकि ज्यादा ओपननेस नहीं होती है और एक क्लोज डोर होता है सारा इवेंट, तो जब तक वो फिर सबूत सामने नहीं आते तो फिर उनकी क्वालिटी के ऊपर या उनके स्टैंडर्ड के ऊपर या उनकी मामलात के ऊपर
बात करना तो मुश्किल है, ऑथेंटिक हैं या नहीं है, या मतलब स्टैंडर्ड पे पूरे उतरते हैं। ऑब्वियसली जो तो ये की जाती है कि जब पाकिस्तान आर्मी जैसा इदारा एहतसाब करता है तो जो सबूत हैं या जो मामलात हैं वो स्टैंडर्ड के ऊपर पूरे उतरते होंगे तो ही मामला आगे बढ़ा है। तो फैसल ये बताएगा, ये तो सियासत में मुलव्विस के हवाले से भी जो है वो उन पे इल्ज़ामात हैं, और जब सियासत में मुलव्विस होने की बात की जाती है तो इसके ताने बाने, इसका गठजोड़ जो है वो इमरान खान और PTI से जो है वो जोड़ा जाता है। अगर कोई भी फैसला आता है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के हवाले से तो PTI पे, इमरान खान पे इसका क्या असर होगा, वो भी मुश्किल में नजर आ रहे हैं। देखिए, जो जनरल फैज हमीद हैं वो तो क्योंकि सब्जेक्ट टू सम लॉज हैं जिसमें पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना उनका जो है वो उसकी ममानियत थी। अगर कोई लॉ तोड़ा है तो वो फिर उनकी हद तक तो अमल होगा, लेकिन आम सिविलियंस जो हैं जैसे हम और आप हैं या दूसरे सियासतदान हैं, उनको तो सियासत में हिस्सा लेने से मना नहीं किया जा सकता। वो तो सियासत में हिस्सा लेते भी हैं और उनके ऊपर कोई ऐसी आईनी कानूनी कदगन है नहीं। तो ये जब तक सियासत में हिस्सा लेने का जो कदगन है वो तो हाजिर सर्विस या रिटायर्ड जो लोग हैं उनके ऊपर एक टाइम पीरियड के अंदर तक होती है। बाकी सिविलियंस के ऊपर तो उसकी कोई ऐसा कदगन है नहीं। अब उसमें अगर आप ये कहते हैं कि फैज हमीद साहब का की अकाउंटेबिलिटी होती है तो मैं समझता हूँ कि PDM की वो जमातें जो कि मौलाना फजल रहमान साहब के एक इंटरव्यू के मुताबिक ऑर्केस्ट्रेटेड मूव में शामिल थी, जो कि उस वक्त की फौजी हायरार्की ने उनको नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ ऑर्केस्ट्रा पूरी तरह स्टेज करके दी, तो वो भी तो रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी तो नहीं होगी। तो फिर ये जो PDM के मौजूदा जो जमातें हैं जो उसकी बेनिफिशरी रही, तो वो भी तो फिर कटहरे में आएंगी। सर ये बताइएगा, फैसल आप मिलते रहते हैं खान साहब से, हुकूमत का मौक़िफ़ है कि 9 मई का जो मामला है वो एक गठजोड़ था लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और PTI और इमरान खान के दरमियान। आप मिलते रहते हैं इमरान खान से, उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, 9 मई में फैज़ हमीद साहब जो हैं वो क्या मदद कर सकते थे, वो तो रिटायर हो चुके थे, और रिटायर्ड फौजी अफसर जो हैं वो किसकी क्या मदद कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि 9 मई का जो इवेंट है वो बहुत पॉलिटिसाइज्ड इवेंट है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी की गई जो कि आप समझिए कि उसमें सारे लोग जो मुलव्वस थे उनको जो है छोड़ दिया गया। उनकी कॉलेज जो है वो IG ने उस वक्त डिस्प्ले की, उनको जो है वो जिसने PTI छोड़ी और इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन की उनको 9 मई से जो है बरील ज़िम्मा करार दे दिया गया, और कुछ लोग जो है वो उसको जो है धर लिया गया जिनका 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं था। तो 9 मई का जो ओवरऑल जो इवेंट है वो बहुत पॉलिटिसाइज्ड और पिक एंड चूज की वजह से वो एक्लिप्स हुआ है। क्योंकि कुछ बंदों को क्यों छोड़ा गया, कि कुछ बंदों को क्यों रखा गया, तो ये सारे मामला तो हैं वहां पे। ठीक है, आप कह रहे हैं पॉलिटिसाइज है, लेकिन खान साहब की उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या बात करते हैं इस हवाले से? और 9 मई से जो जुड़े वाक़यात हैं उसमें अभी तफ्तीश जो है वो जारी है, जो भी इल्ज़ामात हैं, अगर कोई चार्जशीट आती है, कोई इस हवाले से कोई बात आती है, तो क्या खान साहब को खदशा है कि उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? खान साहब का देखिए इस पर बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। वो ये कहते हैं कि 9 मई जो है उसमें तो वो अरेस्ट थे, वो तो नायब की कस्टडी में थे, फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर के अंदर जब उनको लाया गया तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, तो वही उनका मौक़िफ़ है, और वो मौक़िफ़ जो है आज तक चैलेंज नहीं हुआ हुकूमत की तरफ से, और वो फाइनल हो चुका है। उसमें उन्होंने 9 मई में उन्होंने ये कहा है कि आप इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनाएं जिसमें हम भी अपने सबूत रखते हैं और हमारे खिलाफ जो सबूत हैं वो भी लाए जाएं। तो अगर कोई इसमें मुलव्वस हुआ तो पार्टी का तो कोई कंसर्न नहीं है, ना पार्टी की कॉल थी, ना पार्टी शामिल थी, ना उनकी कोई कॉल थी। तो ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो, और जहां तक फैज हमीद साहब के बारे में किया जा रहा है, तो मेरा सवाल ये होगा कि रिटायर्ड फौजी अफसर जो है वो किस हद तक फिर इफेक्टिव है और क्या मदद कर सकते हैं, ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है।
अच्छा, ये जो 24 नवंबर का एहतजाज था, ये उस वक्त कहा जा रहा था कि बहुत जल्दी जो है वो खान साहब ने कॉल दे दी, 1 हफ्ते के अंदर तैयारियां भी नहीं हो सकेंगी और कैसे होगा ये, लेकिन इसमें जो जल्दी मचाई गई उसका ताल्लुक कहा जा रहा था कि इस चीज़ से जुड़ा है कि उनको मालूम है कि यही टाइम पीरियड है जिसमें मुतवक्को है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के हवाले से कोई फैसला आ जाए और वो शायद फिर कोई गवाही दे दे खान साहब के हवाले से, और खान साहब जो है वो इस मुश्किल में नहीं पड़ना चाह रहे थे और उससे पहले ही, इसीलिए ये डेस्परेशन थी और उससे पहले ही वो चाह रहे थे कि एहतजाज की कॉल जो है वो हम दे दें और एक प्रेशर जो है वो बरकरार है। इज दैट सो? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में दोनों को एक मफरूजे के तौर पे या साजिशी थ्योरी, क्योंकि हम ओरिएंटेड हैं कॉन्स्पिरेसी से, हम लोग सारे जो है वो एज ए नेशन बड़े इंस्पायर होते हैं, तो एक साजिश तो हो सकती है, लेकिन इसका आपस में क्या ताना बाना हो सकता है। इमरान खान को अगर जेल में सब हमें तो मिलने की प्रॉब्लम होती है, आज भी लतीफ खान खोसा को नहीं जाने दिया गया, वो बाहर खड़े रहे, तो वहाँ पे तो जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो भी बड़ा लिमिटेड है। अक्टूबर में उनको पूरा महीने के 3 हफ्ते के लिए वो जो है वो सॉलिटरी में कर दिया गया, फिर उनके साथ जो सलूक किया गया वो भी आपके सामने है। तो सारी सूरत हाल में ये तो फिर आप एक इल्जाम लगा रहे हैं कि जो इदारे हैं उनमें कोई लोग हैं जो ये सारी मालूमात, तो ये बचगाना बात है, इसकी कोई सॉलिड रीजन मुझे नजर नहीं आती, कोई बुनियाद नजर नहीं आती कि ये बात जो है इस तरह की जाए। हाँ, मफरूजा हो सकता है, मफरूजे की बुनियाद पर तो लोग बातें करते रहते हैं, उनको सीरियस लेना चाहिए ये। और आज खान साहब को क्या इस हवाले से इल्म है, उनकी नॉलेज में है कि ये जो बड़ा फैसला आया है लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, क्या उनकी नॉलेज में, और अगर है तो क्या उन्होंने उस पर कोई कमेंट दिया है, कोई बात की है? नहीं, जब हम अंदर गए थे जी तो मुलाकात से पहले ये कोई स्टोरी ब्रेक नहीं हुई थी। ये जब हम मुलाकात करने के बाद आए तो फिर तो स्टोरी थी, और वहाँ पे अडयाला में क्योंकि सिग्नल्स और जैमर्स होते हैं तो मोस्टली चीज़ें जो है वो नहीं पहुँचती, ना फ़ोन तक एक्सेस होती है। अखबार भी उनको 2 दिन कल और आज भी गया है, उससे पहले तो अखबार भी बंद है, टीवी भी बंद है, बच्चों से भी बात उनकी नहीं हो रही, और उनकी जमात के लोगों से मुलाकात भी जो है वो नहीं होती। तो इस मामले में हमारे साथ तो कोई, क्योंकि हमारे खुद भी इल्म में नहीं था, ये जब बाहर आए तो वापस आए तो फिर ये जरा उस वक्त मामला मैंने सोशल मीडिया पे देखा, उससे पहले तो मेरे इल्म में नहीं था। सही है, ये बताएगा एक बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट इशू है। एक ट्वीट मैं देख रही थी सलमान अहमद साहब का, उन्होंने ट्वीट किया है कि इमरान खान साहब ने आपके थ्रू जो है वो मैसेज भिजवाया है और ये कहा है कि सलमान अहमद जो हैं वो उनको चुप कराने का बेसिकली जो है वो मैसेज भिजवाया है, और फिर वो आगे कहते हैं कि उनको ना आप पे भरोसा है ना बुशरा बीबी पे भरोसा है और वो जल्द एविडेंस लेकर आएंगे। क्या कहा है खान साहब ने आपको सलमान अहमद के हवाले से? सलमान अहमद कौन? सलमान अहमद जो सिंगर थे और खान साहब के काफ़ी क्लोज समझे जाते हैं, और उनका ट्वीट आया था आपके हवाले से। मेरे हवाले से मेरी तो उससे बात ही नहीं हुई, मैंने तो कभी, मेरे पास उनका नंबर भी नहीं है, आई हैव नो कांटेक्ट विद हिम, और मैं तो उनको जानता भी नहीं। वो भी यही कह रहे हैं कि आपकी बात नहीं हुई, लेकिन वो आपके खिलाफ कोई एविडेंस जो है वो लाना चाह रहे हैं, और बुशरा बीबी के खिलाफ भी एविडेंस लाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो डरते नहीं हैं इस हवाले से, और कोई पैगाम भेजा है खान साहब ने। पैगाम भेजा है आपको खान साहब ने कोई इस तरह का? नहीं, मैंने खान साहब का पैगाम जो है वो तो मेरी तो ना बात हुई। अगर कोई एविडेंस है मेरे खिलाफ तो लेके आए, फिर वो लेके आएंगे तो फिर मैं तो वकील आदमी हूँ, मैं तो एविडेंस खेलता हूँ, तो लेट हिम ब्रिंग कि वो क्या है, फिर उसके बाद बात करेंगे। मैं जिस शख्स को जानता भी नहीं हूँ मैं तो उसके बारे में बड़े एक्टिव सपोर्टर हैं वो पीटीआई के, और पीटीआई के बहुत सारे सपोर्टर हैं, कोई एक थोड़ी है, वो तो करोड़ों लोग हैं। सही, लेकिन खान साहब ने आपको सलमान के हवाले से कोई पैगाम नहीं भेजा है? नॉन इशू है, आगे चले। सही, ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब क्या सोच रहे हैं खान साहब? उन्होंने सिविल नाफरमानी की बात की है, और उनको लगता है कि जो बैरून मुल्क लोग हैं वो अपना पैसा जो है वो नहीं भेजेंगे, और ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो ये एक कामयाब तहरीक साबित हो सकती है। देखिए, उनका ये कहना है, और उन्होंने मीडिया से कल बात भी की है अंदर, उन्होंने ये कहा है कि जो सिविल नाफरमानी की तहरीक उसी सूरत में नाकाम होती है जब गवर्नमेंट की सियासी और अखलाकी जो है वो क्रेडिबिलिटी हो। तो इस हुकूमत की कोई सियासी और अखलाकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो ऐसी सूरत में
जो ये हुकूमत है, ये सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो कामयाब होना, इट इज बाउंड टू बी सक्सेसफुल, ये उनका एनालिसिस है और ये वो सोचते हैं। और उनका ये सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है ये स्टेप 1 स्टेप 2 है। तो इस सूरत में ये नहीं है कि आउटराइटली आप जा रहे हैं। तो मुज़ाकराती कमेटी भी बनाई गई है। मुज़ाकराती कमेटी अगर 2 नुकात एजेंडा दिया है, हुकूमत अगर संजीदा है तो वो अपना एजेंडा लेके आ जाए, और अपना एजेंडा लेके तो TORs लेके आ जाए कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो उस पर बात हो सकती है। तो बातचीत करने के लिए पहले तो इल्जाम यही था ना PTI के ऊपर कि आप बातचीत नहीं करते। तो बातचीत आप बॉल तो हुकूमत के कोर्ट में, हुकूमत बताए कि क्या वो बातचीत करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो आप बताएं फैसल, तो बातचीत करने में या कमेटी बनाने में या ये फैसला करने में बहुत देर तो नहीं कर दी PTI ने या खान साहब ने? नहीं, ये तो पहले भी देखें, उस वक्त भी कहा था कि आप जब ये 24 का अनाउंस हुआ था तब भी कहा था कि मुज़ाकरात तो जारी रहेंगे। और मुज़ाकरात सारे हम बंदूक के जोर पे तो बात करते नहीं है। हम तो जो भी बात करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी है वो तो मुज़ाकरात ही करेंगे ना जी। मुज़ाकरात के अलावा सियासी जमातों के पास हथियार होता कोई नहीं है। और जो मुज़ाकरात है हम अपोजिशन के पार्टीज के साथ भी करेंगे, उन सियासी जमातों के साथ, दूसरी सियासी जमातों के साथ भी करेंगे। तो फिर तो लाएमल जो है वो फिर आगे आता रहेगा। तो ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, इमरान खान साहब का सोच समझा एक ऐलान है, और इसके ऊपर बिल्कुल जो अमल और दरामद होगा इंशाल्लाह मुकम्मल सक्सेसफुल होगी, हर सूरत में होगी। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आपकी पार्टी के लोग जो हैं वो भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं फिलहाल सिविल नाफरमानी की तहरीक लॉन्च करने के हवाले से। उनका ख्याल है कि अभी जो एहतजाज किया था उसका थोड़ा सा जो है वो असर ख़त्म होने दें, थोड़ा हमें सेटल होने दें, फिर इसके बारे में सोचेंगे। ऐसा भी है क्या पार्टी में कुछ लोगों का ये ख्याल है? नहीं, पार्टी के लोगों का क्या ख्याल है, पार्टी से तो मेरा कोई ऐसा ताल्लुक है नहीं। तो पार्टी में क्या लोग सोचे वो तो फिर आपको या वकास बता सकते हैं, या गौर बता सकते हैं, या सलमान बता सकते हैं। तो मेरा तो पार्टी में क्या सोच है, पार्टी में क्या सूरत हाल है, मेरा तो कोई बराह रास्त उनसे, क्योंकि सियासी मामला से ताल्लुक नहीं है। मैं तो आपको इमरान खान साहब का मौक़िफ़ दे सकता हूँ, क्योंकि उनके साथ मेरी तकरीबन रोज़ाना मुलाकात भी होती है। वो जो कहते हैं या वो बात करते हैं उस पर मैं आपको एनालिसिस दे सकता हूँ। पार्टी के अंदर क्या है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान की कॉल के बाद पार्टी के अंदर कोई ऐसा बात होती है, क्योंकि हतमी तौर पर बात PTI में इमरान खान साहब की होती है, और उनकी कॉल के बाद कोई राय दे सकते हैं, लेकिन उस राय की शायद वो अहमियत ना हो, क्योंकि इमरान खान साहब की कॉल आने के बाद PTI में मैं नहीं समझता कोई ऐसा शख्स है जो कि उनकी कॉल को बाईपास कर सके या उसको पेन डाउन कर सके। जिसने भी करनी है इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर बात करनी है, और इमरान खान साहब की अगर कॉल पे या उनको कोई डिफरेंस है तो वो तो मेरे ख्याल में फिर पहले अपना फैसला करें, उसके बाद वो इस तरह की बात करें। ठीक है फैसल, क्योंकि आप रोज़ मिलते हैं, आपने कहा ऑलमोस्ट रोज़ जो है वो आपकी मुलाकात होती है, आपको बहुत करीब समझा जाता है, और आप का जो है वो एक ताल्लुक है खान साहब से। तो ये जो मैं आपसे कह रही थी मुज़ाकरात के हवाले से कि इसमें थोड़ा सा डिले या थोड़ी देर नहीं हो गई, ये इसलिए भी क्या खान साहब को लगता है कि अब क्योंकि आगे से कोई इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो नज़र नहीं आ रहा। मैं आपसे पूछूंगी भी कि क्या इस पर कोई पेशरफ्त हुई है मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत की जानिब से, क्योंकि क्या हुकूमत को नहीं लगता कि अब जो है वो एहतजाज जिस किस्म का हुआ, ना यहाँ पे सिट इन हो सका, ना जो डिमांड्स थी 3 वो उसमें से कोई पूरी हो सकी, अब जो है वो PTI इतनी मजबूत पोजीशन में नहीं है, एक वीक पोजीशन में। फिर उन्होंने जो तरमीमें करानी थी 26वीं तरमीम हो गई, या दूसरी चीज़ें जो करानी थी वो भी हो चुकी है, तो वो एक इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। हुकूमत का ये ख्याल हो सकता है कि स्ट्रीट पावर उन्होंने PTI की जो है उसको बज़ौर ताकत जो है वो ज़ेर कर लिया है, और अभी PTI शायद इस तरह के एहतजाज करने की पोजीशन में ना हो। ये रॉन्ग परसेप्शंस हुकूमत के ज़हन में हो सकती हैं, और यही एक ऐसा मामला हो सकता है जिसपे वो फिर बातचीत से जो है वो पहलू तय करते हैं और या बातचीत ना करें। लेकिन सियासत में बातचीत के अलावा कोई मामला हो नहीं सकता, तो ये मामला तो रहेगा। तो हर सूरत में जो है वो बातचीत तो करनी पड़ेगी। सही है, और अगर बातचीत नहीं होती तो सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे, यही स्ट्रैटेजी है इस वक्त खान साहब की? फर्स्ट स्टेप में ये है, फिर सेकंड स्टेप आएगा, फिर थर्ड स्टेप आएगा।
इस तरह की भी चीजें जो है कुछ बता सकते हैं आप, थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप? क्योंकि खान साहब ने एक ट्रम्प कार्ड कहा था कि मेरा फाइनल ट्रम्प कार्ड है, वो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, फिर उन्होंने कहा मैं अब दिखा दूंगा, और मेरे ख्याल से वो सिविल नाफरमानी ही थी। नहीं, आपका ख्याल जो है इतना परफेक्ट नहीं है। अच्छा, तो अभी ट्रम्प कार्ड बाकी है? अभी पिक्चर काफी बाकी है। अभी पिक्चर बाकी है। थैंक यू सो मच फैसल फॉर जॉइनिंग अस, फॉर टॉकिंग टू अस, फॉर टेकिंग आवर टाइम। बहुत शुक्रिया। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ मजीद स्टोरीज डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ अब्बासी, सीनियर सहाफ़ी। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। जी वालेकुम सलाम। जी काशिफ साहब, आज की बड़ी पेशरफ्त यही है कि साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पे चार्जेस जो हैं वो फ्रेम कर दिए गए हैं सियासत में मदाखलत के हवाले से, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के हवाले से। कैसे देख रहे हैं इस बड़ी पेशरफ्त को? देखिए, इस बारे में फैसल वादा साहब और इस तरह जो लोग इन्फॉर्म्ड हैं, जिनको बात से आती है, वो पहले से बता रहे थे कि ये होने वाला, तो इसलिए सरप्राइजिंग तो ये किसी के लिए भी नहीं है। लेकिन शायद जो बड़ी खबर इस सारे में ये है कि जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं वो एक से ज्यादा है जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो एक तो हम 9 मई का जानते हैं, उसके बारे में तो जाहिर है ये इल्जाम पहले से लगाया जा रहा था कि वो इसका हिस्सा है, लेकिन 9 मई के अलावा कौन सी ऐसी चीजें जिसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, ये दूसरा बड़ा सवाल है। क्या अब जो पुरतशद्दुद वाक़यात ज़हन में आते हैं, उसमें मुझे तो इमरान खान साहब पर जो गोली चली वो एक ज़हन में आती, जब उनको गोलियां लगी वजीराबाद में, क्या उसकी बात हो रही है, या कोई ऐसे वाक़यात बताए जा रहे हैं जो जिसमें एक्चुअली कोई तशद्दुद हुआ नहीं लेकिन होना था। अब क्या उन वाक़यात का जिक्र है? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जब तफसील मजीद जाएगी। लेकिन वो तफसील भी तो इसी तरह दी जाती है, लेकिन एक याद रखिएगा, इसमें जो उसके अगला नुक्ता है जिसमें सियासी जो अवामिल है या जो सियासी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका इसके ऊपर रोल जी, वो ही सेड शी सेड से शायद इतना काम ना चले। देखिए, जो मकबूल सियासी जमातें होती हैं उनको आप सजाएं तो दे सकते हैं, लेकिन सजाएं ऐसी होनी चाहिए और केसेस ऐसे होने चाहिए जिसको देखकर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट लोगों को यकीन हो कि हाँ इस वजह से सजा दी जाएगी, और बाकी नजर भी आ रहा है कि ये ठीक है। ये ना हो कि ये कहा जाए कि वो जो होता है ना कि इल्जाम भी है और इल्जाम उन्होंने कह दिया तो इस वजह से ये इस तरह होगा, शायद इस तरह नाकाफी होगा। मेरा ख्याल है आई एम अस्यूमिंग कि ज्यादा एविडेंस होगा, ऐसा एविडेंस जिसको कोई क्वेश्चन ना कर सके, जिसको इनकॉन्ट्रोवर्टिबल एविडेंस। अब देखते हैं एविडेंस क्या सामने आता है, केस कैसे चलता है। तो ये अगली फेज बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि तरीके साहब और इमरान खान साहब को कैसे मिलिट्री कोर्ट्स में लेके जाते। जी, मैं यही पूछने वाली थी कि इमरान खान साहब जो है वो आप कितनी मुश्किल में हैं, क्योंकि हुकूमत तो कहती है जो भी इनकी एक्टिविटीज़ हैं फैज़ हमीद साहब की, वो जो है उसके ताने बाने, उसका गठजोड़ जो है वो इमरान खान और PTI से मिलता है। तो इमरान खान साहब के लिए कितनी मुश्किल होगी अब? देखिए, इमरान खान साहब ऑलरेडी जेल में, और कितना अंदर जाएंगे? मैं एक ही जेल में ही अंदर ज्यादा सजाएं दे सकते हैं। ऑलरेडी 14 साल या 10 साल या जितने भी केसेस में उनको सजाएं हो रही हैं, इसी तरह की एक सजा और हो जाएगी। तो उनको अगर आप ये कहें कि उनकी मुश्किल बढ़ जाएगी, जेल में है, जेल में रहे, सो मुश्किलात अपनी जगह जो तरीके इंसाफ की हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि अगर वो मिलिट्री कोर्ट में ट्राई होते हैं जी, और अगर वो मिलिट्री को उस तरफ चला जाता है मामला, तो प्रेशर तरीके इंसाफ पर इसका ज्यादा पड़ेगा, मजीद लोग भी इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे। सो इमरान खान साहब की मुश्किलात तो बढ़ने से ये है कि ये जरूर है कि जो इन कोर्ट्स में मामलात है वो बहुत ज्यादा डॉजी तरीके से सुनाई दी गई। आपने देखा 12 बजे रात को कोर्ट्स और ना फर्द जुर्म आयद की गई, और किस तरह इन केसेस का फैसला किया गया। इस केस में जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ भी होगा कि ये मिलिट्री कोर्ट, अब देखते हैं कि एक्सेस कैसे देंगे, क्या मीडिया को कवर करने की इजाजत होगी, क्या लोग वहां जाके केस सुन पाएंगे, रिपोर्ट हो सकेगा, ट्रांसपेरेंसी इसमें कितनी होगी, जो इल्जाम लगा है उसके एविडेंसेस क्या दिए जाते हैं। आई थिंक ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक ये शुरू होगा जो फेज है तरीके इंसाफ का, क्योंकि एविडेंस लेके एंड ऑफ द डे एविडेंस देना पड़ेगा दिस वे और दैट वे। अगर इमरान खान साहब के खिलाफ है तो एविडेंस देना पड़ेगा, तो देखना ये कि एविडेंस कितना आता है। I think तहरीक इंसाफ शुड लुक फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज वो जुडिशियल कमीशन तो नहीं बांट सकता, लेकिन एविडेंस जो प्रेजेंट होगा वो ये इस बात का फैसला जरूर करेगा, ये बात जरूर डिटरमिन करेगा कि वो जो क्लेम्स हैं तहरीक इंसाफ के, वो कहेंगे देखें जी हमारे खिलाफ एविडेंस ही नहीं,
अगर एविडेंस पेश ना किया गया तो, या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हुआ तो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस कम्स थ्रू। लेकिन ये जरूर है कि ये डेवलपमेंट बहुत सीरियस है तहरीक इंसाफ के लिए अगर उसको देखा जाए तो। और इसमें मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि क्योंकि इसका एक गठजोड़ जो है वो तहरीक इंसाफ से और इमरान खान से जोड़ा जाता है और अब इस केस में जो है वो पेशरफ देखी जा रही है, तो इसका मतलब रियासत की जो एक सख्त पॉलिसी है टुवर्ड्स खान साहब या टुवर्ड्स पीटीआई, उसमें कोई तब्दीली नजर नहीं आई है। नहीं, पिछले काफी महीने से उसमें बिल्कुल तब्दीली नहीं है। बहुत क्लैरिटी के साथ रियासत अपनी पॉलिसी पर रहा है एंड दैट्स नॉन निगोशिएबल। कोई निगोशिएशन इमरान खान साहब के साथ नहीं होंगी, कोई बातचीत नहीं होगी, उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, उनके लिए कोई, आप देखा, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ अपने प्रोग्राम्स पे कि नवाज शरीफ साहब 1999 का वाकया, वो उनको गिरफ्तार किया गया, खू हो गया पाकिस्तान में, 1 साल बाद पाकिस्तान से बाहर चले गए। 2017 में उनको सजा हुई, 2018 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल के बाद पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो अमूमन 1 साल वो थ्रेशोल्ड होता है, साल 1.25 साल के बाद जब बातचीत शुरू हो जाती है, जब सियासतदान की मुश्किलात कम होनी शुरू हो जाती है, उनके साथ डील होती है और कोई डील ऑफर होती है। यहाँ पर मसला ये नहीं है कि डील ऑफर हो रही है और इमरान खान साहब कबूल नहीं कर रहे, लग ऐसे रहा है कि यहाँ पे डील ऑफर भी नहीं हो रही है। और बड़ी क्लैरिटी के साथ एक बात बार बार तर्जुमान जो फौज के हैं वो सारे कहते हैं, फौज एस्टैब्लिशमेंट के जो भी हमें हमारे पास आते हैं टीवी में, जो उधर का पैगाम लेकर आते हैं, तर्जुमान नहीं, जो उधर का पैगाम ज्यादा लेकर आते हैं, वो ये कहते हैं कि कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, कोई लेटिंग अप नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए। तो ये जो बिल्कुल ही जीरो टॉलरेंस, या जीरो टॉलरेंस तो ना नहीं कहूंगा इसको, लेकिन जो बिल्कुल ही पॉलिसी है कि बात भी नहीं करनी जी। ये अमूमन सियासत में या मुल्क चलाने में अगर कामयाब हो गए तो हो सकता है वो इमरान खान को अगले 10 साल भी जेल में रखे और ये मुल्क ऐसे ही चले, लेकिन अमूमन ये चला नहीं सकती। यू नीड टू गिव स्पेस फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर मकबूल सियासी जमातों को स्पेस देनी पड़ती है, जो ड्यू स्पेस होती है उनकी। आप ये पाकिस्तान में होता तो है, केस बनते हैं, उन पर सजाएं हो जाती हैं, सजाएं जैसी तैसी भी हो। अब देखिए सारी केसों में अगर उनकी जमानत भी हो गई तो न्यू टाउन थाने की किसी केस में गिरफ्तारियां ना दी, ये पाकिस्तान में होता। अनफॉर्चुनेट है, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान में होता, और हम इसको नॉर्मल कह रहे हैं कि होता नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। जिसमें किसी भी केस में आपको अंदर डाल देंगे, हो सकता है वो 10 साल आपको इन केसेस में अंदर डाल करें, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। डेमोक्रेसीज डू नॉट वर्क लाइक, दे वर्क अकॉर्डिंग टू सम सॉर्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, कोई कानून के तहत काम होता है। हमारे यहाँ पे बस ताकत का एक निजाम है, वो ताकत का निजाम जब तक ताकत वो डंडा फिरेगा तो फिरता रहेगा। हाँ, लेकिन आपको नहीं लगता काशिफ कि ये मुज़ाकरात का ऑप्शन जो है वो इतने टाइम से था खान साहब के पास, अब जाके जो है ऐसा लगता है कि उसमें कुछ सीरियसनेस नजर आई है कि उन्होंने 5 रुकनी कमेटी जो है वो भी बना दी है, लेकिन अब जब वो सीरियस हुए हैं तो आगे से कोई रिस्पांस जो है वो नहीं आ रहा है। सो थोड़ा सा लेट हो गए हैं वो ये सोचने में कि एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई जाए और एक सीरियस टर्म्स पे जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बल्कि उमर अयूब साहब ने तो कह दिया कि इंसान हो या फरिश्ते हों तो हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी पहले भी दिखाई जा सकती थी। देखिए, इन्होंने बारहा तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान साहब जेल से ये कहते रहे कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात, इस्टेब्लिशमेंट बार बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती रही कि हम इनके साथ बात नहीं करेंगे, अगर बात करनी है तो सियासतदानों से करें। प्रॉब्लम यह है कि तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि सियासतदान के पास हमें देने को कुछ नहीं, वो तो बेनिफिशरी है सारे 8 फरवरी का, उस सारी धांधली का, 4.7 की गवर्नमेंट है, ये हमें क्या दे सकते हैं। और बात भी ठीक है, देखिए अगर आप इफेक्टिवली इस निजाम को देखें कि खड़ा किधर है, खड़ा है जो चीजें तहरीक इंसाफ को चाहिए, अगर वो सिर्फ एक नुक्ते पर भी बात करते हैं कि इमरान खान को रिहा कर दिया, एक नुक्ता भी अगर इमरान खान रिहा कर भी दिया जाए तो वो ही इमरान शायद इस हुकूमत को गिराने के लिए काफी होगा, क्योंकि इमरान खान साहब बाहर आके चुप तो बैठेंगे नहीं। उनकी क्राउड पुल क्या है, वो मकबूल एक लीडर है, ये हम सब जानते हैं। उन्होंने उनके 8 फरवरी का इलेक्शन ही उठा के देख लें, उससे पहले कि उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो जलसे जुलूस है उठा के देख लें, तो मकबूल तो वो बहुत है। आज फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बात राना सनाउल्लाह साहब को कही कि आप इमरान खान को के साथ बातचीत करें, उसको रिहा करें। मैंने कहा उसको रिहा करने का मतलब है हुकूमत हमारी गिर जाए और फिर इलेक्शन हो, इमरान खान 2/3 से ज्यादा से हुकूमत में आए और हम सारे जेल में बैठे। ये है वो खौफ तरीका इस हुकूमत का, जिस वजह से हुकूमत कोई भी किसी किस्म के बातचीत या मुज़ाकरात करना नहीं चाहती। इमरान खान की मकबूलियत जो सबसे बड़ा एडवांटेज है उनका, वही उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है।
कि इतनी मकबूलियत है जिसका खौफ सबको है, इसकी वजह से कोई ये चांस नहीं लेना चाहता कि उनके साथ बातचीत हो और वो किसी तरह जेल से बाहर आ जाए, क्योंकि उनका जेल से बाहर आना इट विल डिस्टर्ब द एप्पल कार्ट। तो इसलिए ये निजाम इस तरह उस वक्त तक चल सकता है जब तक इमरान खान जेल में हो। सजा या न सजा वो देखें, वो एक अलग बहस है कि वो जेल में कैसा रखा जाए, उनको जबरदस्ती भी जेल में रखा जा सकता है, पाकिस्तान में तो सब होता है, लेकिन ये निजाम सिर्फ उस सूरत में चलेगा जो एक डिस्पेंसेशन बनाई गई 8 फरवरी के बाद, जब इमरान खान जेल में होंगे। और मेरा ख्याल है इसी वजह से उनके साथ कोई बात, इमरान खान से बात करना भी चाहे, लेकिन सियासतदान क्या बात करेगा, क्या दे सकती है तहरीक इंसाफ को हुकूमत या इवन एस्टैब्लिशमेंट। तो इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट से पहले भी बात करना चाहते थे। द ओनली थिंग दैट हैज चेंज्ड नाउ इज कि अब ये कह दिया है उन्होंने कि वो सियासतदानों से भी बात करने को तैयार है। ठीक है, मुझे तो ठीक है, ये बताएगा, लेकिन उसके साथ साथ वो सिविल नाफरमानी की तहरीक भी लाना चाहते हैं। इससे पहले 24 नवंबर का जो एहतजाज हुआ वो भी हम सबके सामने था। पहले तो ये कहा जा रहा था कि क्योंकि उनको पता है कि फैज़ हमीद साहब के हवाले से कोई पेशरफ्त, बड़ी पेशरफ्त होने वाली है, इसलिए जल्दी जल्दी में ये एहतजाज की कॉल जो है वो दी गई, और फिर क्या हुआ वो हम सबके सामने है। अब वो सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हैं। ये भी कोई एक कामयाब स्ट्रैटेजी नजर आ रही है आपको कि लोग जो हैं वो पैसे नहीं भेजेंगे या अपने बिल नहीं भरेंगे? क्या लग रहा है आपको? देखिए 2014 में मुझे आज भी वो दिन याद है जब खान साहब ने कहा था एक दफा कंटेनर खड़े होकर कि कल मैं एक ऐसा ऐलान करूंगा कि आप हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे और सब बदल देगा। और अगले दिन खान साहब ने वो बिल जलाए थे और कहा था कि सिविल नाफरमानी। लेकिन पाकिस्तान में देखो बड़े स्पेसिफिक माहौल में सिविल नाफरमानी काम करती है। हमारे मुल्क में क्या लोग पैसे भेजना छोड़ देंगे? लोग उस रास्ते से पैसे भेजते हैं जो रेमिटेंस पाकिस्तान में आती है, जो उनके लिए सहल तरीन, आसान तरीन और मुनाफा बख्श तरीन होता है, जो उनको सबसे अच्छा एक्सचेंज रेट मिलता है, वो वहीं से आएंगे। अगर उनको बैंकिंग चैनल से मिल रहा है तो वहीं से आया करेगा पैसा, क्योंकि जो भेजने वाले हैं वो लेबर है हमारी जो बाहर के मुल्कों में काम करते हैं। लोग अपनी बिजलियां तो नहीं कटवाएंगे, गैस नहीं कटवाएंगे, तो किस तरह कामयाब होगी? थैंक यू सो मच काशिफ फॉर जॉइनिंग अस। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आज दुनिया भर में इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस हवाले से आज एक तकरीब से खिताब किया। सब इंसानी हुकूक की बात तो करते हैं, लेकिन अमलन कुछ नज़र नहीं आता। पाकिस्तान इंसानी हुकूक की आलमी रैंकिंग में 129वें नंबर पर है। दुनिया ह्यूमन राइट्स के दोहरे मयार से अभी तक बाहर नहीं निकल सकी। अमरीकी, बरतानवी ऐवानों में पाकिस्तान में जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, उस हवाले से गूंज तो ज़रूर बुलंद होती है, लेकिन दूसरी तरफ गजा और कश्मीर के मजालिम पर मगरबी दुनिया खामोश नजर आती है। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए न्यू न्यूज़।